हेलो बच्चों। तो आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। उसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करूंगा, बेसिकली मैथ्स को। ओके, तो मैथ्स में मतलब जो आपका गणित पोर्शन है, गणित, उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊँगा। तो बेसिकली जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आलोक है। मैं 2003 में जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया था 6 क्लास में। तो उसके बाद मैं 2003 टू 2008 तक ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय बलरामपुर उत्तर प्रदेश में स्टडी किया। देन आफ्टर दैट जो 2 इयर्स होता है, मिनी माइग्रेशन हुआ हमारा। 11th-12th आई कंप्लीटेड फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। सो हम लोग नवोदय से पढ़ने के बाद आज स्टेज पे पहुंचे, सोच रहे हैं कि कुछ नॉलेज शेयर करें आप लोगों को। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेसिकली गांव में होते हैं ना, उनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि क्या है, बचपन में क्या है, घूमते हैं टहलते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता। तो बेसिकली उन बच्चों को अगर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर जिनको इनकेस अवेयरनेस है तो अच्छी बात है, नहीं है, उनको ये मॉड्यूल दिखाया जाए कि कैसे क्या पढ़ाना, कैसे प्रिपरेशन कराना, तो बेसिकली वहाँ के बच्चे हो सकता है कि अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लें और नवोदय विद्यालय में पास हो सकें। तो उस रिस्पेक्ट में मैं ये लेसन बना रहा हूँ। तो ये अंगणित का पोर्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो JNV 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम मैथ सिलेबस। तो उसमें देखोगे नवोदय विद्यालय में बेसिकली क्या है, आज 3 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो लैंग्वेज हो गया, आपका हिंदी हो जाएगा, देन रीजनिंग होता है, और तीसरा मैथ्स। तो मैथ्स का ये पोर्शन है। तो अंकगणित में ये सिलेबस दिया हुआ जो आप देखोगे, तो सबसे पहला जो है अंकगणितीय परीक्षण। तो अंकगणितीय परीक्षण में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट क्या है, संख्या एवं संख्या पद्धति। दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। देन तीसरा है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। देन गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। देन लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, ये क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करोगे। देन वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल। देन क्या आता है, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। फिर आता है मापन के अनुप्रयोग। देन आता है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। देन औसत। तो ये 10 टॉपिक मैं इस पेज में दिखाया हूँ। फिर बाकी जो सिलेबस है वो ये है, प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, कार्य और समय, चाल, समय और दूरी, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, पैटर्न, आंकड़ों पर चित्रमय प्रदर्शन। तो टोटल क्या है, ये 19 टॉपिक्स हैं। अगर आप किसी स्कूल के टीचर हो, प्राइमरी के टीचर हो, या कोई गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, जो अपने चाहते हो कि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय में पढ़ें, तो ये 19 टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कराना होगा अच्छे से। तो ये 19 टॉपिक्स, अभी ये बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। क्या 19 टॉपिक्स, आपको क्या है, एक एक टॉपिक कवर करना है। बच्चों को क्या है, एक एक टॉपिक ईजिली बहुत बेसिक से समझाना। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है यहाँ पे संख्या और संख्या पद्धति में। अब मैं तो आइडियली ऐसा कहूँगा कि अगर आपको नवोदय विद्यालय में बच्चों को एंट्रेंस के एग्ज़ाम का अगर आपको प्रिपरेशन कराना है, तो 3rd या 4th में जब बच्चे ना, तो उनको उसी टाइम जो नवोदय विद्यालय की गाइड होती है उसको ला के दे दीजिए, और उसके बारे में धीरे धीरे में उनसे पढ़ाइए, उनका हिंदी रीडिंग स्किल डेवलप कराइए धीरे धीरे। देन आपकी जो टेबल्स वगैरह ये सब याद कराइए, गिनती वगैरह नंबर्स के बारे में बताइए। तो कुछ जब फेमिलराइजेशन आ जाएगा, फिर उनको ये नवोदय बुक दो, फिर उनको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराइए। ऐसा नहीं कि उनको एक सिलेबस जैसा, भार जैसा आप लाद दो और बाकी बच्चे डिमोटिवेट हो जाएं। आपको खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना है। ओके, तो संख्या और संख्या पद्धति में, जैसे अभी क्या है, संख्या और संख्या पद्धति में इतने, आपको क्या होता है, कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास, 90 टॉपिक्स है। उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं क्या कवर करूँगा, संख्या और संख्या पद्धति में। तो एक एक करके मैं सारा कवर करूँगा। तो पहले आते हैं हम संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। तो क्या है, बच्चों को क्या है कि आपको एक बोझ नहीं लगना। क्लास में आ रहे हो या बच्चों को घर में भी पढ़ा रहे हो, तो उनको एज ए फन कोई ट्रिक्स लगा लो, कोई चीज़ गेमिंग बना के, ऐसा कुछ बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट आपको मिलेंगे, पढ़ाने के तरीके मिल जाएंगे, ताकि उनका मन भी लगा रहे और उनको समझ में भी आ जाए, और ऐसा समझे लाइफ टाइम, ताकि वो उस पढ़ाई को एंजॉय करने लगें। तो ये क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर्स के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो नंबर्स हैं, इन संख्याओं से मिलकर छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी संख्या निर्मित होती है। तो ये जो 0 से 9 तक की संख्या है, ये हम लोग सारे लोग जानते हैं कि ये जो संख्या, इनसे कोई भी संख्या बन सकती है।
छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या बन सकती है। ओके, अब इसको काउंट, जैसे कोई नंबर है, ओके, उसको काउंट कैसे करते हैं, जैसे 10 रुपये, या जैसे हम पैसे में 10 है, या 129 है, या 129 है, जैसे बोलते हैं 1,50,000 है, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो आपको अगर बच्चों को ऐसे पढ़ाना, उसको पढ़ा कैसे जाए, तो उनको नंबर्स के बारे में 0 to 9 नंबर के बारे में बताया जाए, देन उनको 1 to 100 के बारे में गिनती गिनना सिखाया जाए। तो वो गिनती जब नंबर्स बच्चे काउंट कर लें तो उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या है, ये पैटर्न होता है पढ़ने का, गिनती पढ़ने का पैटर्न होता है, जो आपको क्या है दाएं तरफ से स्टार्ट करना होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, वो क्या, खरब, 10 खरब। ये क्या, खरब, 10 खरब, खरब। देन उसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आपका आएगा क्या, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। तो ये कुछ मेजरमेंट है, नंबर्स को क्या है आपको पढ़ने, कोई भी गिनती दे दिया तो आप उसको रीडिंग करके उस संख्या को लिख सकते हो। मैंने बोला ऐसे 85,129, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 85,129। तो 9 जो संख्या यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, जो पहले दाएं तरफ पे इसको इकाई बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इकाई। देन जो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, दहाई। देन तीसरे नंबर पे क्या है, ये सैकड़ा। जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, हजार। जो फिफ्थ नंबर पे ऐसा आएगा उसको 10,000। तो कुछ ऐसे हमको क्या है संख्या को बताना। तो जैसे मैं बता रहा था कैसे, इकाई, दहाई, तो यहाँ पे इकाई आ गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे पढ़ना है तो 8 हो गया ना, ये क्या 80,000 प्लस 5,000 हो गया, तो क्या हो गया 85,000, 85,000। एक वाले पे क्या है, एक है ना, तो एक रहेगा तो एक, दो रहेगा तो 200 पढ़ना है आपको, और दो क्या है 20 है तो 20, और ये 9 है तो 85,129 आप इसको इस हिसाब से पढ़ोगे आप। ओके, तो 10,000 है, मतलब वो 8 लिखा है तो उसके हिसाब से, 9 लिखा है तो 90,000 में काउंट होगा, 8 लिखा है तो 80,000 में काउंट होगा। उसके बाद जो संख्या 5,000 उसको ऐड करो तो वो क्या 85,000। तो इस हिसाब से आपको इसको संख्या को पढ़ना है। अब इसमें आता है स्थानीय मान, कोई संख्या दे दिया गया, उसको स्थानीय मान निकालना है। ओके, ये सब आप बाद में पढ़ा सकते हो, आपको एक बार ये पढ़ाने के बाद क्या है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बता दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, या वाइस वर्सा कैसे भी पढ़ा सकते हो आप। तो स्थानीय मान में हम जाएंगे तो क्या होगा, जैसे 95,781, 95,781 का स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान मतलब क्या, जो संख्या दिया हुआ उसका उस स्थान पे मान कितना होगा, उसका वैल्यूएशन कितना है। वैल्यूएशन मतलब सर उस स्थिति पे उसका कितना ज़्यादा महत्व है उसका, ये 100 रुपये वाला महत्व है, या 5,000 रुपये वाला महत्व है, या 10,000 रुपये वाला महत्व है उस संख्या में। तो ऐसे ऐसे उसका क्या है महत्व दिया, वैल्यू दिया हुआ है, स्थानीय मान दिया है। तो जैसे 95,781 दिया है, 95,781, तो ये इकाई वाले स्थान पे हो गया। ये क्या है इकाई, इसे मैंने बता दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करेक्ट। तो एक आया तो इसको 1 × 1 बराबर 1 आ गया। ये 10th वाले प्लेस पे क्या है 8 है, तो 8 × 10 बराबर क्या हो गया 80, क्योंकि ये दहाई पे, दहाई मतलब 10 से आपको मल्टीप्लाई गया। सैकड़ा हो गया ये, तो सैकड़ा पे क्या 7 × 100, 700। देन ये 1000 वाले पे गया तो 5 × 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले पे हो गया, करेक्ट। तो आपको जो ये वैल्यू दिया उसको इंटू 1000 से गुणा करा, ये 5,000 आ जाएगा। सिमिलरली ये 10,000 वाले पे वैल्यू पे दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 9 × 10,000 बराबर 90,000। अगर आप इन संख्या का, ये जो सारी संख्या आपने स्थानीय मान सबका निकाला है, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगा जो जिसका आपने स्थानीय मान निकाला। तो यहाँ पे देखो 1 + 80 + 700, 1 + 80 + 700 + 5,000 + 90,000। तो ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद कितना जा रहा है 95,781। ये हो गया स्थानीय मान। तो आपको बच्चों को ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने होंगे जिससे उनको समझ में आए, प्रैक्टिस दो उनको, समझ कई बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना, उनका माइंड तो उनका बहुत होता है, बट क्या होता है एक्चुअली में डेवलप नहीं होता। तो वो उनको उस स्टेज में ना, नहीं जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना उनको मज़ा नहीं आएगा। और एक बार उनको मज़ा आने लगेगा ना, उनको लगेगा जैसे कि वो ग्रास कर ले रहे हैं, उनको समझ में आ जा रहा है,
तो अपने आप पढ़ेंगे, आपको डायरेक्शन देने का अच्छा ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सही पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप स्टेप्स में आगे बढ़ते जाइए। देन जातीय मान, जातीय मान स्थानीय मान बता दिया। जातीय मान मतलब उसका पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, बस उस डिजिट का वैल्यू क्या है। ऐसे 3475 तो जातीय 5 का जातीय मान क्या 5 है, 7 का जातीय मान 7 हो गया, 4 का जातीय मान 4 हो गया, 3 का जातीय मान 3 हो गया। मतलब उस संख्या का वैल्यू ही खत्म, जो वैल्यू लिखा है उसका। तो क्या हो गया 5743। सिमिलरली कोई पूछे 2147 का 45 का जातीय मान क्या होगा, 2145 का जातीय मान क्या होगा। तो इसमें पहला क्या है 5 हो गया, 5 का 5 हो गया, 4 का 4 आ जाएगा, देन 1 का 1, 2 का 2। तो इस हिसाब से आप जातीय मान निकाल सकते हो। फिर आपका आता है पूर्ववर्ती संख्या। बच्चों से जब प्राइमरी में पढ़े तो मास्टर लोग दिया करते थे इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा। तो ऐसे यहाँ पे पूछा गया 97 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, जो संख्या दिया गया है उससे पहले का संख्या। आपके पास 100 रुपये है तो 1 रुपये घटाओ कितना था 99, तो 100 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया 99। सिमिलरली 97 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हुआ 97 माइनस 1 कितना हो गया 96। तो 97 माइनस 1 बराबर 96। तो जो 96 96 हो गया उसका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। तो जो संख्या दिया गया उसका एक कम आपका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। देन उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती में क्या है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, मतलब जो नंबर दिया, जो दिया वैल्यू उसमें एक जोड़ दो। ऐसे आपको 10 रुपया है तो बोलेंगे 10 रुपये का उत्तर, 10 का उत्तरवर्ती क्या हुआ 1 रुपये, उसमें जोड़ लो। 10 1 11। बच्चों को पैसे के हिसाब से समझाओ, उनके दिमाग में पैसे बहुत सही चलते हैं। तो क्या 10, किसी बच्चे को पूछो किसी संख्या का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो उसको ऐसे बचाओ कि उस जो भी संख्या दिया उसमें एक जोड़ लो, मतलब 1 रुपये जोड़ लो। उसको पैसा समझे, उसमें 1 रुपये जोड़ लो। बोले 50 रुपये का उत्तरवर्ती क्या हो, वो लड़का एक जोड़ेगा तुरंत बताएगा आराम से, 51 रुपये हो गए। तो 50 का उत्तरवर्ती क्या 50 प्लस 1 1 कितना हो गया 51, ये उसका उत्तरवर्ती हो गया। 50 का पूर्ववर्ती क्या हुआ 50 माइनस 1 कितना हो गया 49, ये क्या हो गया आपका पूर्ववर्ती हो गया 50 का पूर्ववर्ती। तो इस हिसाब से कुछ आपका हो गया। अब इसमें आपको क्या था रोमन प्रणाली, तो नंबर्स के बारे में जो थोड़ा आप जाने जाओगे तो बच्चों को अलग प्रणाली के बारे में भी बताना उनको कि कैसे रोमन में कैसे लिख। ये सब चीज़ें कब आती हैं बच्चों को पढ़ा पाओगे जब उनके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो जाए, वो नंबर गिनती गिनना उनको अच्छे से आ जाए, टेबल्स पहाड़ा एकदम याद आ जाए, हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ने लगे हैं, इमला लिख ले रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे आगे आओ। जोड़ नॉर्मल तो एडिशन हो गया, नॉर्मल जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सब चीज़ें आ गई, तो धीरे धीरे नवोदय की तरफ मूव करो। आपको नवोदय में पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स आपको उनको क्लियर करना होगा। पहला आपको उनको हिंदी अच्छे से जो लैंग्वेज वो पढ़ना आना चाहिए, इमला लिखना आना चाहिए, गलती नहीं हो। दूसरा नंबर हो गया आपको कि आपको उसको नंबर सारे याद हो, नंबर्स को लिखना उनको अच्छी तरीके से आता नहीं आता तो जो नंबर सिस्टम में मेथड दिया उसके हिसाब से कैसे आप उनको लिखना पढ़ना याद कराइए। देन आपको मल्टीप्लिकेशन जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सारा थ्रू हो गया, तो नवोदय के बारे में बच्चे वो क्लियर हो गया बच्चों के माइंड में। तो नवोदय की रिस्पेक्ट में सिलेबस में पढ़ाओगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगा समझने। वरना क्या बच्चे उसी में स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, फिर वो बोरिंग जैसा लगता है, बच्चे छोड़ देते हैं वहाँ पर। तो वो सारा चीज़ें जब हो जाए तो एक आगे का स्टेप क्या रोमन प्रणाली। तो रोमन प्रणाली में क्या कैसे गिनती को लिखते हैं वो चीज़ें आप सिखा दो। जैसे 1 2 3 4 5 1 to 10 जैसे मैंने लिख रखा, 1 को इस हिसाब से लिखेंगे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे, 10 को ऐसे, लाइक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइक दे। 30 को ट्रिपल एक्स, 10 को देखो एक्स जैसा ऐसा लिख दिया ऐसे हो गया ट्रिपल एक्स। देन 40 को एल से पहले, एल मतलब 50 होता है, एल से पहले 10 लगा दिया तो क्या हो गया वो 40 हो गया। देन 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी, 1000 को एम। तो रोमन प्रणाली में कैसे गिनती लिखा जाता है। तो बच्चों को आप क्या करो सबसे पहले एक टास्क दो, उनको 1 से 100 तक की रोमन संख्याएं लिखो। एक बार उनको आप लिखना बता दो अच्छे से, ओके, ये रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं। देन आप क्या करो बच्चों को 1 से 100 तक बोलो लिखें, फिर धीरे धीरे 100 से 200 तक, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 तक लिखा दो। नवोदय में जनरली इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 500 तक इनफ है ऑलमोस्ट। तो 500 तक बच्चों को लिखा दो। जनरली रोमन संख्या के ऊपर क्वेश्चंस तो नियर बाय में नहीं पूछा गया, इनकेस अगर पूछा भी जाता तो एटलीस्ट ऐसा नहीं कि बच्चे कर नहीं पा रहे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हो जाए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि नवोदय के इंटरेस्ट में फुल मार्क्स ले आ रहे हैं।
उस लेवल की तैयारी कराई जाती है, मतलब वो पेरेंट्स उस हिसाब से उनकी तैयारी कराते हैं। ये हो गया संख्याएं। अब संख्याएं से 0 से 9 तक सारी संख्या होती है, इन संख्या से किसी भी संख्या को लिख सकते हो, जो कि मैंने पहले बताया। करेक्ट। तो नंबर सिस्टम फार्मूलाज ये हैं। संख्या गणित में संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं, उसमें अब संख्याओं में क्या पढ़ना हमको, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा उनको डिटेल में। तो प्राकृतिक संख्या क्या, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग गिनते ना 100 तक गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 100 तक गिनते ना, तो उसको क्या कहते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो 1 से लेके अनंत तक, ये अनंत का सिस्टम है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, गिनते जाओ गिनते जाओ, तो जिसका कोई अंत नहीं है उसको अनंत बोलते हैं। तो 1 से लेके अनंत तक। ओके, ये जो सिंबल है ये क्या, अनंत का ऐसा सिंबल होता है, इन्फिनिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या में क्या था, उसके आगे 0, प्राकृतिक संख्या प्लस 0, 0 जोड़ लो और उसमें क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या था, काउंटिंग नंबर्स को, जो गिनती के लिए यूज होता है, 1 से लेके अनंत तक, उसमें 0 लो, तो 0 से लेके अनंत तक जो वैल्यू आ जाए उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में क्या डिफरेंस है, कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के साथ 0 भी इंक्लूड होता है। अब आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, वह प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित हो जाए, मतलब वो संख्याएं जो किसी और संख्या से भी कट जाए। जैसे 4 हो गया, तो 4 देखो क्या 1 से भी कट जाएगा, 1 चौका 4, करेक्ट, और खुद से भी कट जाएगा, 4 करना 4 से काटोगे इसको तो क्या 4 करना 4, तब भी कट जाएगा, करेक्ट। अब 4 किसी और संख्या से कट रहा है क्या, देखो भाग देख के देखो 4 को किससे कट रहा है, 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 क्या है, आपका भाज्य है। मतलब कोई भी संख्या जो खुद और 1 के अलावा भी किसी संख्या से कट जाए उसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। सिमिलरली अब अभाज्य को पढ़ते हैं। अभाज्य क्या है, वह प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे। तो नवोदय में इसके ऊपर, अभाज्य संख्या के ऊपर, भाज्य संख्या के ऊपर डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अब क्या लिखा, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं करते। तो 1 को हम लोग किसी नंबर में भाज्य या अभाज्य में नहीं रखते हैं। सबसे पहले आता है 2। 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सम संख्या के बारे में बाद में बताऊंगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओके, क्योंकि ये 1 और खुद से ही कटेगा। सिमिलरली 3 भी हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक काम करो, आप 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखो और सबको बोलो बच्चों से सब संख्या को काटें और खुद से निकालें कि कौन सा भाज्य है कौन सा अभाज्य है। तो आप बच्चों से बोलो कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने सारे अभाज्य संख्या वो निकालें। तो आप देखोगे 1 से लेकर के 10 तक में 2 3 5 7 4 अभाज्य संख्या, तो 4 लिख दो। जैसे सिमिलरली 11 से 20 तक के बीच में 4, यहाँ पे भी 4 हैं। फिर 21 से 30 में 2 हैं। देन 31 से 40 में 2 हैं। 41 से 50 में 3 है। देन 51 से 60 में 2 हैं। देन 61 से 70 के बीच में 2 हैं। देन 71 टू 80 में 3 है। देन 81 टू 90 में 2 है। सिमिलरली 91 से 100 में 1 है। अब इन सबको सम करो तो कितना, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 2 19 19 19 3 22 22 2 24 1 25। तो 1 से 100 तक में कितने, 25 अभाज्य संख्या। तो कभी कभी क्या होता है, नवोदय में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे आप याद कर लो। तो सिमिलरली 1 से लेके 25 तक के बीच का निकाल लो कितना होता है, 25 से 50 के बीच में। देन 50 से 100 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, तो आप याद कर लोगे तो ईजी रहेगा। और एल्स ये तुरंत नंबर याद करके रखो। ओके, कौन कौन से अभाज्य संख्या है। तो अगर आपको क्लैरिटी रहेगा, वहाँ पे जाके आपको डिवाइड नहीं करना पड़ रहा अभाज्य संख्या निकालने के लिए, तो आपको क्या बहुत ईजी होगा सवाल लगाना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सम अभाज्य संख्या 2 है। सम क्या है आपका, जो कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए वो क्या सम संख्या बोलते हैं। तो 2 देखो 2 से कट जाता है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या हुआ।
अब अभाज्य संख्या क्यों हुआ? क्योंकि 2 एक और खुद के अलावा किसी संख्या से कटता नहीं, तो अभाज्य है। तो 2 एक ऐसा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, और ऐसा कोई संख्या नहीं है पूरे नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो सम संख्या वो संख्या जो 2 से कट जाए। ओके, तो ये सारी संख्याएं देखो 2 से कट जा रही हैं। सम संख्याओं का पहचान कैसे करें? तो कोई भी संख्या दे दिया जाए, आप आंख मूंद के देखो जिसके लास्ट में जो इकाई के अंक में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ओके, वो सारी संख्या क्या सम संख्या। मैंने बोला ऐसे 1, 3, 2, 7, 9, 2, तो लास्ट में 2 आ गया ना, सम संख्या। तो लास्ट संख्या जो है ना, कोई भी संख्या जिसका लास्ट संख्या अगर 2 से कट जाता है तो क्या है, वो सम संख्या होगा। देखो 0 भी कट जाएगा 2 से, दिन 2 तो कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। ये सारी संख्या 2 से कट जाएगा। इकाई डिजिट जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, जिसके लास्ट में ये सारी संख्याएं हों वो क्या है, सम संख्या है। सिमिलरली विषम संख्या, विषम संख्या पे आते हैं। वह संख्याएं जो 2 से ना कटें, मतलब वैसी संख्या जो 2 से ना कटें। तो बाकी जो बचे जो 2 से नहीं कटेंगे वो क्या है, सम संख्या। जैसे 0 इकाई के अंक पे क्या था, 0, 2, 4, 6, 8, ये लास्ट में आए तो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 1, इन दोनों के बीच में क्या 3, इन दोनों के बीच 5, इन दोनों के बीच 7, और इधर यहाँ पे 9। हर कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आए, 1, 3, 5, 7, 9 आए, वो क्या है, विषम संख्या। या फिर जिसका वह संख्या जिसका इकाई डिजिट 2 से ना कटे, वो सब सारी संख्या क्या है, आपकी विषम संख्या है। ओके, जिसके लास्ट में ये सारी संख्या है वही विषम संख्या है, या जो संख्या 2 से ना कटे। तो आप लोगों को ऐसे कुछ समझाना है बच्चों को, और इतना बताने के बाद भी उनको याद नहीं रहेगा, आपको रिवीजन कराइए, कुछ नोट्स बना के उनको दो, कि ताकि सुबह सुबह जैसे उठें उनसे नकल लिखा लो, चीज़ें करा लो, फिर ये इनके बारे में आप बताओ। फिर आता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल होने लगा। ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फार्मूला दिया है। फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अभी क्या ये सब आने से पहले बच्चों को आपको बेसिक्स पूरा क्लियर करना होगा, तब आप इस लेवल पे आ सकते हो। तो बोलते हैं 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो एक तो हो सकता है 1 से 10 तक का संख्या लिखो, फिर उसको ऐड करो, तब आपका वैल्यू आएगा। देखो 1 + 2 + 3 ऐसा करके 10 तक लिखा, फिर ऐड किया, 55 आया। या दूसरा तरीका क्या है, n 10 नंबर है ना, तो 10 गुणे 11, n + 1 क्या हुआ, 10n हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 2 कितना, 2, 2 पंचे 10, तो 10 से 11, ये क्या हो गया, 10 से 11 हो गया ना। तो 11 गुणे 5 कितना हो गया, 55। तो देखो यहाँ डायरेक्टली फार्मूले से आपको 55 आ गया, करेक्ट। तो ऐसे 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो n इंटू n + 1, 100 नंबर हो गया, इंटू 100 + 1 101 हो गया, तो डिवाइड बाय 2, 2 से यहाँ पे डिवाइड करो, 50 आ गया। 50 गुणे 101, तो कितने का, 5050। तो इस हिसाब से आप प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हो। उसका फार्मूला क्या, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये नंबर, ये फार्मूला आप याद कर लो। तो कितना, सपोज कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है 1 से लेकर 100 तक सम संख्या होगी, तो आप क्या जोड़ोगे, 1 से लेकर 100 तक लिख के कितना टाइम जाएगा आपको, 1 मिनट का मुश्किल से टाइम मिलता है। तो ऐसे आपको ये सारे ट्रिक्स भी याद करना होगा, बच्चों को आपको समझाना होगा, ये सब उनको याद करके रखना है। देन आता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं का योग क्या था, n इंटू n प्लस 1। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग का क्या फार्मूला था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या डिवाइड बाई 2 नहीं रहेगा, n इंटू n प्लस 1 बस। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या, n स्क्वायर। तो विषम संख्याओं का योग निकालना तो क्या होगा, n स्क्वायर। सम संख्याओं का योग निकालना तो क्या, n इंटू n प्लस 1। तो पूछिए प्रथम 6 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 6 सम संख्या क्या हुआ, 2 पहला हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनका योग कितना गया, 42 आ गया। अब इसको अगर मैंने बोला 6 सम संख्याओं का योग, तो n कितना होगा, 6 इंटू n प्लस 1, 6 + 1, तो कितना 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 6 इंटू 7 इक्वल टू 42, मतलब 6 गुणे 7 बराबर 6 7 42। तो ऐसा 6 7 42 आ गया, या फिर ऐसे ऐड करो, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। सिमिलरली 1 से 20 तक में सम संख्या के योग। तो 1 से 20 तक में सम संख्या पहले लिखो, 2 से लेके 20 तक ये सारा सम संख्या आ गया। उसमें सम संख्या कितना है, 10। तो 10 गुणे 11, 10 मतलब 10 क्या आ गया आपका यहाँ पे देखो, 10 इंटू 10 नंबर हो गया, इंटू 10 + 1, n इंटू n + 1। तो 10 गुणे 11, 11 धम्मा
110। तो यहाँ पे क्या आपको पहाड़ा, टेबल, ये सब याद होना चाहिए यहाँ आने से पहले। तो बच्चों को मैंने जैसा मैंने बताया बेसिक्स पहले क्लियर कराओ, फिंगर टिप पे होने चाहिए, मतलब उंगली पे उनको याद रहना चाहिए, पहाड़ा, नंबर सिस्टम, गिनती गिनती पढ़ना लिखना, तब यहाँ पे आप आइए, क्योंकि ये एडवांस थोड़ा होता जा रहा है। अब आता है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। तो पूर्ण संख्या, जिससे मैंने क्या बताया था आपको, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं लगाने से पहले क्या सबसे पहले पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 से लेके अनंत तक संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो उन पे क्या, कोई भी संख्या इंटू 0 करोगे तो कोई भी संख्या पूर्ण संख्या ले लिया, इंटू 0 बराबर आपका 0 होगा। सिमिलरली जैसे 10 ले लिया आपने तो 10 गुणे 0 बराबर 0 हो गया। सिमिलरली कोई भी संख्या आपने लिया उसके पावर घात जो है 0 है, तो उसका वैल्यू क्या क्या होगा आपका 1 होगा। सपोज 10 हो गया तो 10 के पावर घात कितना बराबर 1 होगा, या 1101 के पावर 0 वैल्यू क्या होगा, ये एक ही होगा। मतलब कोई भी चीज़ जिसके n अगर पूर्ण संख्या है, कोई भी संख्या ये पूर्ण क्या है, ऐसे संख्या है, तो इसके ऊपर घात क्या है बराबर होना। पूर्ण भी नहीं है, नॉर्मली आप देखोगे कहीं पे भी, और वो भी नहीं है ना, तो भी वो वैल्यू 1 आता है। सपोज 1/n इसके पावर ये पूर्ण नहीं, ये भी पूर्ण संख्या है ना, इसके पावर घात 0 है, तो भी वो वैल्यू क्या 1 ही आएगा। तो बच्चों को बताना है, अभी 5th क्लास में है, 3rd 4th क्लास में, तो ऐसे बताओ कोई भी पूर्ण संख्या उसकी घात पे अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू क्या 1 आता है बस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 23 की घात के इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको 1। तो ऐसे बच्चों को इजीली 1 मार्क्स मिल जाया करेगा। देन आता है यहाँ पे विभाज्यता। विभाज्यता क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मतलब जिसको भाग देना, काटना है। जैसे यहाँ पे 29 मैंने क्या लिखा, भाज्य है, 3 क्या है भाजक है, 9 भागफल है। जैसे 29 को 3 से भाग देना है, तो गुणा भाग तो मैंने जैसा पहले बता देगा, आपको ये सब बता देना पहले। अब यहाँ का मैं क्या आपको एक तरीका है कैसे वेरीफाई करने का, आपने जो भाग दिया वो सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई कैसे करोगे। तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 3 से भाग दो, 3 9 27, ये भागफल आ गया, 2 शेष आ गया। तो भाज्य बराबर क्या हुआ, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक 3 हो गया, भागफल 9 हो गया, और शेषफल 2 हो गया। तो 3 9 27 प्लस 2 29। तो जो भाज्य है, भाग देने के बाद ये संक्रिया अगर आप लगाओगे तो दोनों बराबर आना चाहिए, तो मतलब आपका भाग आपने सही दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम निकालते हैं संख्या, निकालते हैं, पता करते हैं ये डिविजिबिलिटी, विभाज्यता चेक करना कि कोई संख्या किससे कटेगी नहीं। तो सबसे पहले कहते हैं 2 से कटने वाली संख्या, क्या निकालना हमें, 2 से कटने वाली संख्या। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 वो सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। बेसिकली 2 से क्या वो सम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं किसी को बोलते हैं जो 2 से कट जाए। देन 3 से कटने वाली संख्या, दूसरा क्या चेक करना हमें, ये पहला हो गया। 3 से कटने वाली संख्या क्या निकालना हमें, 3 से कटने वाली संख्या। तो क्या है, कोई भी संख्या जिसका योग 3 से कट जाए। वैसे बोला 2 और 4 ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो इन दोनों को आप जोड़ लो, 2 + 4 कितना आ जाएगा 6। 6 देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया। मतलब जो आपका 24 है वो 3 से कट जाएगा, चाहे पहाड़ा पढ़ के आप देख लो, 3 से 3 8 24 तो कट गया। तो इस हिसाब से आपको निकालना। तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या करना, कोई भी संख्या दिया है उसको जोड़ लो, सम कर लो, योग कर लो, उसको 3 से भाग दो, अगर कट जाता है तो मतलब संख्या कट जाता है। ऐसे कोई, ये तो छोटा छोटा बता रहा, ऐसे कोई बड़ा संख्या रहेगा तो कैसे निकालोगे। या 693 है, 693 15 18, अब देखो 18 3 से कट जाएगा तो कट गया। चलिए 315, अब 315 को भाग दोगे आपको 3 से देर तक लगेगा, इससे पहले इससे अच्छा उसको जोड़ो, 3 से काटो, देखो कट रहा है तो सही है। फिर 4 से कटने वाली संख्याएं, तो 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, कोई भी संख्या जिसके अंत के 2 अंक इकाई एवं दहाई के स्थान 4 से कट जाए। तो कोई भी संख्या है, जैसे आपको 1 4 7 2 4, तो जो लास्ट के 2 संख्या है अगर 4 से कट जाए, ओके, तो क्या है
वो संख्या क्या है आपका 4 से कट जाएगा। सो जिसके इकाई एवं दहाई के स्थान जो 4 से कट जाए या अंत के 2 या 0 हो, वह सभी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। करेक्ट। तो आपको यही निकालना है, अंत के 2 अंक 0 हो, मतलब लास्ट के अगर 2 0 हैं तो भी 4 से वो क्या है कट जाएगा, या फिर लास्ट के जो 2 डिजिट है वो क्या है आपको 4 से काटो। देखो 4 से अगर कट जाता है मतलब वो संख्या 4 से कट जाएगा। सिमिलरली 5 से कटने वाली संख्या है तो जिसके अंत में 0 कोई भी संख्या या 5 हो, वह संख्याएं 5 से कट जाएंगी, वरना नहीं कटेंगे। सिमिलरली डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 से कटने वाली संख्या है, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया बेसिकली 6 से कटने वाली संख्या है क्या, 6 से कटने वाली संख्या है। तो वह संख्या है जो 2 और 3 से कट जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी और 3 से कौन सी संख्या कटेगी। करेक्ट। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो क्या है आपका 6 से कट जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, कौन सी संख्या 8 से कटेंगे, इफ द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई भी संख्या हो गया जिसका लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से है, 8 से कट जाए वो नंबर 8 से कट जाए। कोई भी लास्ट का डिजिट ले लो अपन 1 2 1 2 1 2 8। ओके, ये संख्या लास्ट 3 डिजिट निकालो 128। ये देखो 8 से कटेगा कि नहीं, 1 2 8 देन 8 से काटो, 8 के नम 8, 4 आया 8, 8 6 48। देखो ये संख्या कट गया, मतलब ये सारा संख्या 8 से कट जाएगा। चाहे आप डिवाइड करके इसको देख लो 12 1 2 8, इसको भाग दो किससे 8 से, 8 के नम 8, ये कितना 4 और 1, 8 पंचे 40, बचा कितना 1, फिर हासिल कितना 2, 8 देन 8 के नम 8, बचा कितना 4, फिर हासिल कितना उतारोगे 8, 8 6 48। तो देखो कट गया, मतलब लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, सो द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। जो कोई भी संख्या 9 से कट जाएगा जब उसका लास्ट के 2 डिजिट 9 से कट जाएंगे, तो वो संख्या क्या है आपका 9 से कट जाएगा। तो 9 यहाँ 8 से कटने वाली संख्या थी, ये क्या था 8 से कटने वाली संख्या, और यह 9 से कटने वाली संख्या, 9 से कटने वाली संख्या है। अभी क्या 7 का है, लेकिन 7 का एक लंबा ट्रिक है, जनरली नवोदय में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा बच्चों के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हो गया आपका कुछ नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा तो क्या बताऊंगा आपको, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं क्या क्या होंगी। ऐसे करके मैं आपको सारे 19 टॉपिक्स खत्म कर दूंगा मैथ्स का, ताकि जो भी बच्चा नवोदय में पढ़ना जाना चाहता है, पढ़ना ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहता है, वो इन वीडियो को देख ले, तो एटलीस्ट उसको आइडिया हो जाए, फिर टीचर्स के गाइडेंस में या घर के गाइडेंस में किसी के, वो उन लोगों को पढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक समरी दे रखा मैंने, इसको आप क्या है रिवीजन, क्विक रिवीजन पर्पज से जल्दी आपको समराइज करना, याद करना बच्चों को, तो यहाँ से याद दिला सकते हो। बेसिकली कोशिश करो याद ना दिलाया जाए, उनको पेपर्स दिया करो ताकि उनके दिमाग में स्टक हो जाए। तो एक तो ना भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, 3 सबसे छोटी विषम संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या जैसे मैंने निकाला था 25 है, 1 से 50 तक 15 है, आप वहाँ से आके गिन सकते हो। देन 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9 है, देन 25 से 50 तक कुल 6 है, देन 50 से लेके 100 तक कुल अभाज्य 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। तो जैसे 1 से लेके 100 तक लिखा था टेबल वाइज, उसमें से मैंने मार्क किया था, घेरा किया था कि कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो ये, तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। माने 1 से लेके 10 के बीच में निकाला, तो वैसा आप ऐड कर सकते हो जिसके बीच में भी पूछा जाए। देन 0
अंक 0 से 9 तक होते हैं, अतः अंकों की संख्या 10 होती है। कुल संख्या अंकों की कितना है? 10 होती है। संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। जो प्राकृतिक संख्या आपको बताया था ना, 1 से लेके अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या में 0 आगे लग जाए, 0 1 2 3 3 4 ऐसे लेके अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या हो गया। ये प्राकृतिक संख्या। तो आपको क्या है, बच्चों को आराम से बताना, इजीली बताना, उनको नोट्स दे देना बना के, उनको समझाना है। छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है। उनको अगर अच्छे से सिखा दोगे तो बाद में उनका करियर फ्रूटफुल होगा बहुत। क्योंकि उन बच्चों को बचपन में क्या ही पता खेलने के अलावा, उनको कुछ पता नहीं। अगर आप बचपन में मार्गदर्शन नहीं दोगे, प्राइमरी के बच्चे क्यों लेबरर बन जाते जाते हैं नहीं कर, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। टीचर्स इतने कंपेटेंट होते हैं, अच्छे खासे जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ा नहीं सकते। उनके अंदर वो इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं कि उनको भी अगर टॉप मैनेजमेंट से, जो हायर अथॉरिटी बीएससी ऑफिस, उनको बताया जी कि ऐसे से पढ़ाना, इतने बच्चों को फॉर्म डालना, काउंसलिंग दे, बच्चों के अंदर मोटिवेशन दे, कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट दें, तो वो बच्चे भी बहुत कुछ बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी आपको नेट पे देखने को मिलते हैं, वहाँ से कितने सारे बच्चे नवोदय में पहुँच जाते हैं, या उस टीचर ने उस स्कूल को कैसा बना दिया है। तो एक लगन होती है। और बेसिकली अगर आपने टीचिंग का प्रोफेशन चूज किया है, आपका काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, एक मानव संसाधन डेवलपमेंट करना। जब आपकी न्यू ही मजबूत नहीं होगी, बच्चों के अंदर वो न्यू ही मजबूत नहीं होगी, तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? 0 से 5 तक तो न्यू होता है, बेसिक होता है। उनके अंदर डर पैदा हो गया पढ़ने के लिए ना, तो बच्चे फिर पढ़ेंगे नहीं, फिर भागने लगते हैं, फिर वो ज़िंदगी भर भागते हैं। जब बड़े हो जाते हैं उनको रियलाइज होता है काश मैं पढ़ लिया होता, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो आप लोगों से, टीचर से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, सभी से गुजारिश है कि आप अपने घर में बच्चों को बैठाएं। और पेरेंट्स से तो घर में 1-2 घंटे बैठाएं, बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से। आप प्राइमरी के टीचर हैं, फैकल्टी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा डायरेक्शन दें। आप 7-8 घंटे स्कूल में, तो हाफ एन आवर भी ऐसा मोटिवेशन, पढ़ाने का तरीका सिखाएंगे उनको, तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम गणित का पाठ्यक्रम। तो मैंने कोशिश किया कुछ मोटिवेशन भी दे सकूं, ताकि एक जो होता है ना, बच्चों के अंदर एनर्जी, मोटिवेशन, पढ़ने की ललक बना रहे, तो वो बना रहे। तो ऐसे मैं अब अपना नेक्स्ट लेसन पब्लिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।